बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनयू टेक के फॉल एडमिशन के लिए जो आप लोगों का राउंड टू होने जा रहा है 1 मार्च से। 1 मार्च को आप लोगों का एनयू टेक का एक टेस्ट है। एक राउंड वन हुआ है आप लोगों का और अभी ये राउंड टू है। जो एनयू टेक है ना, ये बड़ा फॉलो करता है स्ट्रिक्टली नस्ट की तरह के तमाम चीज़ों को। तो इसमें मैं आप लोगों को ना इसके बारे में एनयू टेक के बारे में गाइडलाइन भी दे दूंगा और इसकी प्रिपरेशन भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी कुछ और स्टूडेंट है वो भी आ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं जनाब अपना आज का ये लेक्चर। अब एन यू टेक बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है, इसमें सेंटर आप लोगों के बनते हैं इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, क्वेटा में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी बनते हैं। अब एन यू टेक के बारे में तमाम चीज़ें आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसके अंदर हम प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे एन यू टेक के बारे में। आप तमाम स्टूडेंट जो एयर का टेस्ट देंगे, बहरिया का, कॉम सेट्स का, तो ये चीज़ हेल्पफुल है। ठीक है, ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है एनयू टेक के लिए। ठीक है ना। तो आप लोग क्लास को एंड तक देखेगा, इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मीनवाइल इसकी जो रिकॉर्डिंग है आप लोगों को वो भी अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी मैंने फिर सोचा है कि आप लोगों को क्लास बजाय बाद में रिकॉर्ड करके मैं आपको अभी ही ये चीज़ें करवा देता हूँ। आप रिलैक्स हो के, ठीक है। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, आप लोग भी रोज़े में हैं। सब हम रोज़े में हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हम क्या करेंगे, रिलैक्स होकर इन चीज़ों को करते जाएंगे। एक दफ़ा मुझे आप लोग वॉइस का बता दें, मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? ये बता दें मुझे। अली हसन रज़ा, अफ़ान, फिर ये अली इमरान, अवैस रज़ा, फ़रहान, हिबा अख्तर, इज़्ज़त, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद अब्दुल्ला, ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आवाज़ मेरी आ रही है अब तमाम बच्चों को? नहीं नहीं, यूईटी के लिए नहीं, एन यू टेक के लिए, सिर्फ एन यू टेक के लिए, यूईटी के लिए नहीं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं इंशाल्लाह आपको रोड मैप भी बताऊंगा, तमाम चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ओके जी। और यहाँ पे ऑल अबाउट एन यू टेक में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कोई बच्चे उसको पता ही नहीं ना एन यू टेक के बारे में, तो वो पहले बातें सुन लें। आप लोगों का पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर के अंदर और मैट्रिक के अंदर, मैट्रिक किया हुआ आपने या आपने ओ लेवल कर रखा है, तो आपकी परसेंटेज 60% साइंसेज में होनी चाहिए। ये पहले नंबर पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सही है। और आप लोगों की इंटर में भी जो परसेंटेजेस है ना मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, आपका इंटर में और ए लेवल कर रखा है, तो आपकी परसेंटेज इधर भी 60% होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट देने का, एडमिशन का भी समझ लो और टेस्ट देने का भी। ओके। अब उसके बाद याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने 2020 के बाद पेपर दे रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हो। 2020 से ज़्यादा का गैप ईयर आ रहा है ना, 5-6 साल, तो फिर आप लोगों का इशू है, फिर आप उनके एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें तमाम तरह की नेशनैलिटी के बंदे दे सकते हैं, पाकिस्तानी नेशनल भी दे सकते हैं। ठीक है। और वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी वाले दे सकते हैं। और एन यू टेक का फॉरेन वाले नहीं दे पाएंगे, उनको सैट का टेस्ट देना पड़ेगा। यानी अगर तो पाकिस्तानी नेशनैलिटी है ना, ये चेक कर लीजिएगा कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, जिनके वालिदैन बाहर हों, फिर उनके बच्चे भी उनको नेशनल किसी और कंट्री के हो जाते हैं, वो आपको पता ही होगा। पाकिस्तानी हैं तो आप लोग ये एन यू टेक का एन यू ई टी दे सकते हैं। आप सैट भी दे सकते हैं। आप एनटीएस की बेस पे भी एडमिशन ले सकते हो। सॉरी, एनटीएस की बेस पे आप एडमिशन नहीं ले सकोगे, एनटीएस के बेस पे नहीं। और अगर आप फॉरेन नेशनैलिटी वाले हैं तो मेरे भाई एनयूईटी का टेस्ट भी नहीं दे पाओगे। फिर आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचती है, सैट वाली, सैट के थ्रू। और नेट वाली ऑप्शन भी नहीं। मेरी बात समझ आई है? तो एन यू टेक में जाने का एक ही तरीका है, इस एन यू टेक का अपना टेस्ट क्लियर करना है या सैट का टेस्ट देना है। गॉट इट? ये भी चीज़ क्लियर होगी। और इसमें अभी जो राउंड वन हुआ था ना, जो एन यू ई टी राउंड वन हुआ था, ये हुआ था ऑलमोस्ट 4 जनवरी के करीब करीब। आई गेस सो 4 जनवरी को हुआ था। अभी जो आप बच्चों का एन यू ई टी राउंड टू होने जा रहा है, वो 1 मार्च को इंशाल्लाह होगा, यानी कि संडे बन रहा है ना, संडे को ही होता है। और जो एन यू ई टी थ्री होगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, वो आपका 24 मई को होगा। ठीक हो गया? स्केड्यूल देख लो ना, एक ही वीडियो में तमाम चीज़ें बता देता हूँ। और जो एन यू ई टी राउंड फोर होगा, वो आप दे पाओगे 12 जुलाई को। सही है। 2026, 2026। ओके भाई, ये जो है ना, ये सिर्फ इस्लामाबाद में हुआ था।
और अभी जो हो रहा है राउंड 2, ये भी सिर्फ इस्लामाबाद में ही हो रहा है, एनयू टेक के अंदर। I-12 के अंदर है ना, I-12 के अंदर ये यूनिवर्सिटी है, सेक्टर I-12 में। और जो 3 होगा ना, वो आप लोग इस्लामाबाद भी दे सकोगे, वो आप लाहौर भी दे सकोगे, और वो आप पिशावर भी दे सकोगे। और जो 4 राउंड होगा, इस्लामाबाद भी, लाहौर भी, पिशावर भी, और कराची भी, और मुल्तान भी, और क्वेटा में भी दे पाओगे, और गिलगित बल्तिस्तान में भी दे पाओगे। सही है। ओके, आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया हुआ होगा। अब इसके टेस्ट पैटर्न की बात कर ली जाए तो टेस्ट पैटर्न में आप लोगों को 2026 में मिलेंगे 3 सब्जेक्ट्स। एक होगा मैथ। सर मैं मैथ नहीं, मैं तो मेडिकल वाला हूं, तो आपका फिर जनरल मैथ होगा। अब जनरल मैथ के या मैथ के टोटल वेटेज होगी 50%। अब 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है कि आपके 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज आएंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ आई? उसके बाद याद रखिएगा, हमारे पास सेकंड नंबर पे फिजिक्स आ जाती है। ओके, अब आपको पता चल गया कि मैथ होगा या जनरल मैथ कितना वेटेज होगा, 50% वेटेज होगा, यानी कि 100 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद आप लोगों के पास 30% फिजिक्स होगा, फिजिक्स नहीं है तो कंप्यूटर साइंस आईसीएस वालों का, ठीक है, तो उसके 60 एमसीक्यूज होंगे। और 20% इंग्लिश होगा, यानी कि 40 एमसीक्यूज उसके होंगे इंग्लिश के। 200 एमसीक्यूज होगा, ऑलमोस्ट 150 प्लस आपका सेफ जोन जाता है। एनयू टैग के अंदर मेरिट कैलकुलेटर की एक आखिरी बात सुन लो, फिर मैं आप लोगों को ये इसकी तैयारी करवा देता हूँ। मेरिट की बात करें तो 70% एनयू टैग का अपना टेस्ट काउंट होगा, और 20% काउंट होगा जो इंटर है या ए लेवल कर रखा है, और उसके बाद भैया 10% काउंट होगा ओ लेवल, या आप लोगों ने मैट्रिक कर रखा है। तो ये आपका एग्रीगेट इस तरह बनेगा। समझ में चीज़ें आ गई ना? ओके, अब आज जो क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो आपके पास जनाब पहला क्वेश्चन है इंग्लिश में। The committee was surprised to see such a masterful painting done by Mir। तो हमारे पास इसका क्या बनेगा? अब इसका हमारे पास बनेगा, हमारे पास एमेच्योर के हमारे पास जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? समवन हु इज इंगेज और परसुएट। परसुएट स्पेशली मतलब आर्ट के रिलेटेड जो होता है। तो हमारे पास अगर देखें तो पेंटिंग की बात हुई है ना, तो पेंटिंग के साथ हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास एमेच्योर बनेगा, दैट इज रिलेटेड टू आर्ट। ऐसा पर्सन हु इज रिलेटेड टू आर्ट, तो ये सी ऑप्शन हमारे पास राइट बनेगा। फिर है अनलाइक हिज अग्रेसिव कोलीग्स, द डिप्लोमेट वाज नोन फॉर हिज डैश एंड काम, जो डेमिनर इवन इन द मोस्ट हीटेड नेगोशिएशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? प्लेसिडिटी। अब प्लेसिडिटी कहते हैं काम और पीसफुल को। तो यहाँ पे अगर देखो ना, डिप्लोमेट वाज नोन फॉर इज डैश एंड काम, तो अब काम से हमें पता चल गया कि पुरसकून, तो ये सुकून और पीसफुल के मीनिंग में आएगा, तो वो हमारे पास प्लेसिडिटी बनेगा। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हुए हमारे पास जो मिसिंग सेंटेंस यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, दैट शुड बी प्लेसिडिटी। प्लेसिडिटी किसको बोलते हैं? जो कामनेस या पीसफुल के मीनिंग में आता है। ओके, उसके बाद है साइंटिस्ट पुट फोर्थ अ डैश हाइपोथेसिस। उसके बाद है इट वाज सो बोल्ड एंड इमेजिनेटिव दैट इट चैलेंज द वेरी फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो ये हमारे पास बनेगा कि उसने क्या किया, एक इमेजिनेटिव और बोल्ड डिसीजन की है। अब बोल्ड डिसीजन, इमेजिनेटिव, तो इसके साथ कंसर्न होता है ऑडोशियस। अब ऑडेशियस का मीनिंग पता है क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू बोल्डनेस, समथिंग इज रिलेटेड टू, आप समझ लो कि इमेजिनेटिव और बोल्ड के मीनिंग में आती है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका बनेगा। उसके बाद हमारे पास है ही वॉज completely dash with the result of the experiment as they confirmed his
theory perfectly. He was completely dashed with the result of the experiment. He was completely satisfied with the result of experiment as they confirmed his theory perfectly. अब हम इसको disappointed नहीं कह सकते ना. He was completely disappointed तभी वो इसको confirm कर रहा है ना. थ्योरी को तभी वो कंफर्म कर रहा है. ये कोई लॉजिक नहीं बन रही है. ही वॉज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, सो दे कंफर्म हिज थ्योरी परफेक्टली. ओके. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड डैश शेड्यूल मच टू द डिलाइट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर. तो ये क्या था? द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड अहेड ऑफ शेड्यूल मच टू डिलाइट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर. के किसको आगे भेजा गया? प्रोजेक्ट मैनेजर को. तो अहेड ऑफ आएगा. तो बेसिकली आपने पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना और उसके मुताबिक. ये आपको मैं एनयू टेक के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कुछ करवा रहा हूँ. उसके बाद एरर डिटेक्शन देखो. शी डोंट लाइक द मूवी, यहाँ पे पहला है. अब शी के साथ डोंट तो आता ही नहीं है, डज आता है. शी डज नॉट लाइक द मूवी. अब ये भी डोंट है, ये भी गलत हो गया. तो हमारे पास शी डज नॉट लाइक्स. तो जब डज नॉट आ जाए हमारे पास तो फिर लाइक्स नहीं होता, लाइक होता है. तो डेल्टा भी गलत हो गया. सो ओनली ऑप्शन दैट विल बी ट्रू, दैट इज बीटा ऑप्शन. शी डज नॉट लाइक द मूवी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैट वॉज लाइंग ऑन द काउच ऑल आफ्टरनून. फिर है द कैट वॉज लाइंग. लाइंग, ये लाइंग एल वाई वाला होगा, ये तो स्पेलिंग ही गलत है. तो ये अल्फा वाला तो गलत हो गया. वॉज लाइंग ऑन द काउच ऑल आफ्टरनून, तो ये बी में मुझे कोई किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं है, तो मैं बी को हाईलाइट कर लूंगा. अब सी को देखें. द कैट वर कैसे आएगा? द कैट हैज लेड ऑन द काउच ऑल आफ्टरनून. तो हैड किधर आएगा? आगे है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट. तो हमारे पास इसका क्या बनेगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज. अब ईच की बात हो रही है ना, तो ये सिंगल को शो करेगा. अब ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैव नहीं आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट में से हर एक. तो हर एक की बात हो रही है, मतलब इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है. तो इंडिविजुअल के साथ हैव नहीं आएगा, तो ए और सी तो उड़ गए. अब डेल्टा क्यों गलत है? क्योंकि ईच ऑफ स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट्स के यहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास सबमिटेड के स्पेलिंग ठीक है, सबमिटेड के सही है. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ठीक है. हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट आ रहा है ना. तो हिज असाइनमेंट, तो हर एक स्टूडेंट को अपनी अपनी. तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स, यानी हर एक को अपनी अपनी. अब एक स्टूडेंट तो नहीं है ना, हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट, उनमें से हर एक को अपनी अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है. तो हर एक मतलब उसमें तमाम ही आ गए ना. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ टू सबमिट देयर असाइनमेंट. गॉट इट. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, between you and I this plan is bound to fail. This plan is bound to fail. उसका between you and me this plan is bound to fail. तो हमारे पास इसका क्या बनेगा? that will be between you and me दिस प्लान इज बाउंड टू फेल. तो बी ऑप्शन में किसी तरह का मसला नहीं है. यू एंड मी होता है, यू एंड आई वाला नहीं बनेगा, ये यू एंड आई नहीं बनेगा. अमंग यू दो के बीच में तो बेटवीन आता है, अमंग आता ही नहीं है. तो बी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउट टू प्ले. आफ्टर द रेन स्टॉप्ड आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउट टू प्ले. तो पहले के अंदर देखो ना, कॉमा आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया. तो यहाँ पे रुक गया ना, थोड़ा सा सांस लिया, थोड़ा सा रेस्ट आया, तो उसके लिए कॉमा यूज किया जाता है. तो आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउट टू प्ले. तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. उसके बाद है आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी, इसके बाद नहीं, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, यहाँ पे अब ठहरना है. तो इसलिए हमारे पास ये बी ऑप्शन ठीक बना. फिर है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम. क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 तक है. हमारे पास एमिकेबल का सिनोनिम क्या होता है? एमिकेबल बोलते हैं जो दोस्ताना होता है, दोस्ताना को बोला जाता है. दोस्ताना क्या होता है? फ्रेंडली. खुद बताइएगा. फ्रेंडली. तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, हमारे पास है मैग्नानिमस. मैग्नानिमस का मीनिंग हमारे पास क्या होता है? दैट वन विल बी, मेहरबान के मीनिंग में आता है. मैग्नानिमस क्या होता है? मेहरबान, काइंड. तो जनरस के मीनिंग में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है. तो हमारे पास बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. उसके बाद है हमारे पास इनफेमिरल. इनफेमिरल का हमारे पास मीनिंग क्या होता है?
इसको हम बोलते हैं, बोलेंगे जो कि टेम्परेरी होता है, एम्फेमरल बोलेंगे बेसिकली शॉर्ट टाइम, फॉर शॉर्ट टाइम, जो थोड़े वक्तों के लिए होता है। और फ्लीटिंग को भी बोला जाता है फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर शॉर्ट टाइम। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बी ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट है जीलस। अब जीलस आप लोग जानते ही शायद होंगे। जीलस बोलते हैं जो इनर्जेटिक हो, जो पैशनेटेड हो, तो पैशनेट को बोलेंगे। तो राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। ओके। ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन इज कैंडिड। कैंडिड का हमारे पास मतलब क्या होता है? कैंडिड हम बोलते हैं फ्रैंक को। यानी कैंडिड का होता है ना जो ट्रूथफुल होता है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड कह लो। ट्रूथफुल, ट्रूथफुल को बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रैंक हो गया, सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज एंटोनिम। ओके, एंटोनिम आ गया। एमिएबल। एमिएबल जो होता है ना, इसका हमारे पास होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली होता है। तो फ्रेंडली का ऑपोजिट क्या हो गया? अनफ्रेंडली, क्योंकि एंटोनिम बताने हैं। तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। देखो ना, हमने क्या बताने हैं? एंटोनिम बताने हैं। एंटोनिम। तो एंटोनिम एमिएबल का तो फ्रेंडली होता है, मीनिंग। एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। लेकिन इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? अनफ्रेंडली। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज का हमारे पास बनेगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास है, तो ये सिंपल और हमारे पास अनइम्पोजिंग हो जाएगा। सिंपल एंड अनइम्पोजिंग, तो बी ऑप्शन में राइट ऑप्शन है ये। उसके बाद है हमारे पास मैग्निफिशन। बड़े को बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड को बोलते हैं, लार्ज को बोलते हैं ग्रैंडियोस। तो इसका मैग्निफिशन, तो इसका ये इम्प्रेसिव या एम्बिशियस, ये तो इसके मीनिंग बनेंगे। हमने एंटोनिम बताने, तो इसका एंटोनिम सिंपल और अनइम्पोजिंग बनेगा। उसके बाद है जनाब मिटिगेट। अब ये बहुत कॉमन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। मिटिगेट बेसिकली क्या बोलते हैं? मिटिगेट का मतलब होता है जो इतना ज़्यादा सिवियर ना हो। ठीक है। जिसको आप लोग कम, मतलब उसका प्रेशर करना। ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या बन जाएगा? एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट का हमारे एग्जैस्परेट का हमारे पास क्या बनेगा? जो मोर सिवियर है। मिटिगेट होता है जो लेस सिवियर होता है, लेस सिवियर। इतना डेंजरस नहीं, लेस सिवियर। और एग्जैस्परेट हमारे पास एग्जैस्परेट हमारे पास क्या बनेगा? जो मोर स्टेप, मोर सिवियर है, मोर सिवियर। वो एग्जैसरबेट हमारे पास बनेगा। ओके। ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का हमारे पास क्या बनेगा? जो हमारे पास होगा स्लो, और आप कह लो डल के मीनिंग में आएगा। स्लो और डल मतलब मध्यम, तो ऑब्ट्यूज का एंटोनिम क्या बनेगा? ब्राइट। उसके बाद हमारे पास प्रिकैरियस का आ जाता है। प्रिकैरियस बेसिकली कहते हैं जो अनश्योर हो, या अनसिक्योर हो, या अफेक्टेड हो सकता हो। तो ये प्रिकैरियस का एंटोनिम क्या बनेगा? सिक्योर। ओके। उसके बाद एनोलॉजीज आ जाती हैं। एनोलॉजीज रिलेशन को बोला जाता है, रिलेशन। ठीक है। तो रिलेशन हमारे पास फिश और ट्राउट। फिश और ट्राउट का हमारे पास है। तो फिश और ट्राउट में अगर आप लोग देखो, तो बेसिकली ट्राउट होती है टाइप ऑफ फिश। तो वेल बेसिकली मेमल के टाइप होती है। तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे उसकी टाइप को बताया जा रहा है। फिर है पेंटर ब्रश। पेंटर यूज करते हैं ब्रश को, और राइटर यूज करते हैं पेन को। तो अल्फा ऑप्शन में बिल्कुल ठीक एनोलॉजी बन रही है। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, डे और नाइट ऑपोजिट की है। तो अब ऑपोजिट में हीट और कोल्ड हमारे पास है। हीट गर्म करना, कोल्ड ठंडा करना। उसके बाद डॉग और कैनल। अब डॉग और कैनल का अगर आप लोग देखो, तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है कि जो डॉग है ना, वो कैनल में रहता है। और जो हॉर्स है वो स्टेबल में रहता है। स्टेबल, इसको स्टेबल बोलेंगे। तो ये अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पी और इफोरिक। अब हैप्पी और इफोरिक बेसिकली किसके मीनिंग में आते हैं? हैप्पी और इफोरिक आते हैं कि इफोरिक बेसिकली किसको बोलते हैं? जो हैप्पीनेस की तगड़ी फॉर्म होती है, ज़्यादा खुश हो जाना, उसको इफोरिक बोला जाता है। ठीक है। डिग्री और इंटेंसिटी को बता रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा टायर्ड और एग्जॉस्टेड। हाँ, ये सही बन रहा है। टायर्ड और एग्जॉस्टेड। ये है हैप्पी थोड़ा खुश, इफोरिक बहुत ज्यादा खुश, टायर्ड थोड़ा सा थका हुआ, एग्जॉस्टेड बहुत ज्यादा थका हुआ।
समझ आई? उसके बाद है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन 26 टू ये। अब आप तमाम बच्चे एक दफ़ा इसको पढ़ लें, पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर उसकी कम्प्रीहेंशन की रीडिंग करनी है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ किलिम इज प्राइमरली आ, किलिम क्या है? प्राइमरली आ, इसको हम क्या बोलेंगे? वन टर्की सीक्रेट फ्लैट सेट, ये हमारे पास क्या बनेगा? नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट्स, फोक आर्ट, वुमेन सिटिंग इन सिंपल रूम एंड स्टोरीज इन बोथ फंक्शनल प्रोवाइडिंग। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ किलिम इज प्राइमरली अ, दैट वन इज व्हाट? पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, टेक्निक नहीं है, थिंग है। ऑब्जेक्ट है, थिंग है। सी ऑप्शन। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसी में से है, द वीवर क्रिएट्स अ किलिम बाई, वीवर ने किलिम को कैसे बनाया? यहाँ पे देख लेते हैं। हम्म, पढ़ें इसको आप लोग भी। वूल ऑन अ लूम से, ठीक है, वूल ऑन अ लूम से और वर्किंग विद पीसीस से। तो ये हमारे पास कहीं पे ऑप्शन आ रहा है, वर्किंग विद पीसीस ऑफ वूल ऑन लूम, यस, सी ऑप्शन में। उसके बाद ये है क्वेश्चन पढ़ना है फिर उसका आंसर ढूंढना है। द पैसेज सजेस्ट दैट किलिम्स आर वैल्यूड बाय आर्ट कलेक्टर्स बिकॉज दे, ये क्या होते हैं? ये अभी मैं पढ़ के भी आया था, प्रैक्टिकल और फंक्शनल होते हैं। ये प्रैक्टिकल और फंक्शनल होते हैं, ये देखो, ये इस लाइन में लिखा हुआ है बहुत प्रैक्टिकल, और ये सारे। तो हमारे पास इसका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कि ये हमारे पास क्या होते हैं? प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल, प्रैक्टिकल एंड, अच्छा एक ऊपर छोड़ गए थे, पैसेज किलिम्स आर वैल्यूड द कलेक्टेड बिकॉज दे आर, ये क्या होते हैं? दे आर रिप्रेजेंट स्किल्स एंड कल्चरल हेरिटेज। ये एक में हमने दोनों ही गेस कर लिए, देखो ना, ये वाला फंक्शनल, बोथ फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल, और दूसरा रिप्रेजेंट स्किल एंड कल्चरल हेरिटेज। ये कल्चरल हेरिटेज लास्ट लाइन है, गॉट इट? तो ये बहुत सिंपल है, ऐसे ही आप लोगों ने उधर भी पैसेज को पढ़ लेना है। उसके बाद है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैसेज को पढ़ना है। फिर द टोन ऑफ द पैसेज टुवर्ड किलिम्स कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, तो वो अप्रिशिएटिव उसकी है, मतलब अप्रिशिएट ही कर रहा है किलिम्स की फॉर्मेशन को, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिक्स का पोर्शन, जनाब आ जाइए फिजिक्स के पोर्शन पे। फिजिक्स में पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव क्वांटिटी? ये मैथ्स भी बेसिक है, बेस क्वांटिटी, ये भी बेस है, ये भी बेस है। सो वेलोसिटी इज अ ड्राइव क्वांटिटी, ओके जी। उसके बाद डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर इक्वल टू, प्रेशर बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को। फोर्स की होती है एम ए, एम की एम आ गई, ए की एल टी माइनस टू आ गई, एरिया की एल स्क्वायर, एक एल एल से कैंसिल हो गया तो बन गया एम, एल ऊपर गया तो एल माइनस वन, और टी माइनस टू, देख लीजिए शाबाश किधर लिखी हुई है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एल्फा ऑप्शन, ओके जी। उसके बाद है इफ ए इतनी वैल्यू है, बी इतनी है, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए, तो इसकी मैग्नीट्यूड को आप लोगों ने बताना है। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे ले सकते हैं? अगर ये पैरेलल हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, थ्री सेवन ज़ा 21, ऐसे ही है, 21 ऐसे ही है। वो कह रहा है ए एंड बी द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। अच्छा जी ठीक है, ये नहीं कह रहा कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड निकालो, वो कह रहा है इन सब में से एक ऐसा वेक्टर बता दीजिए जो पैरेलल टू ए हो जाए। पैरेलल टू ए का मतलब है उनकी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम आएगी, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड एज बी, तो बी की मैग्नीट्यूड पहले ले लें। बी की मैग्नीट्यूड लेने का तरीकाकार क्या है? सेवन का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो भैया सेवन का स्क्वायर तो आ गया 49, प्लस 24 का स्क्वायर, अब 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना, चार चार बार 16, छः एक चार दो बार आठ और एक नौ, दो चार बार आठ तो दो बार चार, तो छः सात एक 576, क्या आ गया हमारे पास? 576। अब 576 को अगर आप लोग ऐड कर लीजिए, 576 को अगर हम ऐड कर लें किसके बीच में? 49 के बीच में, तो क्या हमारे पास? यस, 625 आया। अब 625 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा? 25 के इक्वल आएगा, ऐसे ही है। तो अब देख लो मैग्नीट्यूड किसकी 25 बन रही है?
यहाँ पे मैग्नीट्यूड किसकी 25 बन रही है। तो अगर आप लोग देखो कि 15 i कैप प्लस 20 जाओ, ये जे कैप वाला, इसकी बिल्कुल बन रही है। देखो इसकी मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 225। जब आप 20 का करोगे तो 400 आ गया, तो ये भी वही नहीं बना 625, यस। 625 विल बी इक्वल टू 25। तो बी ऑप्शन, मैंने सिर्फ एक चीज को चेक कर लिया, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी की मैग्नीट्यूड निकाली 25 आई, और इस वेक्टर की भी निकाली तो 25 मैग्नीट्यूड, तो यही होगा। गॉट इट। उसके बाद है द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज विद अ पिच ऑफ 1 मिलीमीटर एंड 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज। इसका लीस्ट काउंट हमारे पास कितना होगा। लीस्ट काउंट अगर आप लोग देखो तो हमारे पास स्क्रू गेज का विद पिच ऑफ 1 मिलीमीटर, तो दैट विल बी 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो 0.001 सेंटीमीटर कहाँ पे है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो वो कौन सा वेक्टर होगा। तो भैया वो वेक्टर होगा जो इन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर हो, वो वेक्टर हमारे पास क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। अगर हम इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ए क्रॉस में बी, तो वो कैसे निकलेगी, इधर आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप। ओके जी। ए हमारे पास कितना है, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और इधर इसका 1 आ गया, इसका 1, और ये 0 आ गया। एक्सपैंड करेंगे तो आई इंटू, ये बन जाएगा, ये कॉलम ये रो छोड़ा तो 1 - 1 0, ये भी पूरा 0 बन गया। माइनस का जे, अगर इस कॉलम को इस रो को छोड़ेंगे तो 1 - 0, प्लस का के इंटू इसको और इसको छोड़ोगे तो 1 - 0, तो ये बन गया -j+k, -j+k। तो अगर इसको आप लोग चेक करो कि ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आया है, और उसके बाद अगर आप लोग ये के कैप के इक्वल आया नहीं आया, ये माइनस के आया नहीं आया, i - j/√2। अब यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करो, मैग्नीट्यूड पे। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड लेने के लिए आप लोग सिंपल सी बात है, क्या करोगे, मैग्नीट्यूड लेने के लिए अब इन सब की मैग्नीट्यूड लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1, तो ये 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऐसे ही है। और दूसरे की हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2, तो 3 × 2, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड आएगी ना, ए और बी की। ए की मैग्नीट्यूड लोगे तो अंदर आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, बी की मैग्नीट्यूड लोगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे मैग्नीट्यूड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। और कहाँ पे मौजूद है, डेल्टा ऑप्शन में। दैट विल बी राइट ऑप्शन, सिंपल सी बात है। इन दोनों का आप लोग क्या कर लो, मैग्नीट्यूड पहले ले लो। यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये बेशक ये आप लोग इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी ना निकालो, डायरेक्ट पहले मैग्नीट्यूड ले लो। अब ए की मैग्नीट्यूड कितनी निकलाई, स्क्वायर रूट 3, बी की मैग्नीट्यूड कितनी निकलाई, स्क्वायर रूट 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, नीचे स्क्वायर रूट 6 किधर आ रहा है, वो डेल्टा में एक में ही मौजूद था। सही है, ये बेस्ट हल है इसको करने का। फिर a car covers half the distance at a speed of 40 km/h and the other half at 60 km/h, the average speed of the car। अब देखो कि हमारे पास जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, बच्चा बोलेगा कि सर डायरेक्ट V1 + V2 अपॉन में 2 कर दीजिए, तो ये तो 50 50 सीधा आएगा, ये सीधा सीधा गलत ऑप्शन है। तो जब हमारे पास अब कार कवर्स हाफ डिस्टेंस इतना है और अदर हाफ इतना है, तो डिस्टेंस सेम है, तो हम यूज़ करेंगे 2V1 V2 अपॉन में V1 + V2। तो 2 × V1 × V1 × V2 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। तो ये बन गया हमारे पास कुछ इस तरह से कि एक जीरो जीरो से कैंसिल, ये जीरो जीरो से कैंसिल, 6 × 4 = 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बन जाता है 48 km/h। गॉट इट। तो राइट ऑप्शन विल बी 48 km/h। गॉट इट। यहाँ पे हमारे पास से डिस्टेंस क्या था, सेम था। जब डिस्टेंस सेम हो तो ये यूज करना है, और जब टाइम सेम आ जाए, जब टाइम सेम आ जाए तो फिर V1 + V2 अपॉन में 2 यूज करना है, और जब डिस्टेंस सेम आ जाए तो फिर 2V1 V2 अपॉन में V1 + V2। ओके। फिर व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड व्हाट, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
उसके बाद है प्यारे प्यारे भाइयों, अ mass of 2 kg attached to a spring with spring constant इतना है। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा होता है। ऐसे ही है, 2 पाई अपॉन में ओमेगा होता है। और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है एम अपॉन में के स्क्वायर रूट, तो 2 पाई इंटू के अपॉन में एम आप लोग कह सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू सिंपल सी बात है, पुट कर लीजिए। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू के की वैल्यू कितनी है 200, डिवाइड एम की वैल्यू 2 है तो ये 100 बन गया। तो ये 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे ही है। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, देखो ना, हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में टी आ गया, ये टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड इधर आ गया 2 पाई अपॉन में ओमेगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, एम अपॉन में के, इधर लिख लो। जब ऊपर भेजेंगे तो के अपॉन एम बन जाएगा ना, ऐसे ही है। तो 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाएगा, दैट विल बी, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 0.628 सेकेंड्स के इक्वल इक्वल। बेशक यहाँ पे पुट कर लो, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई एम अपॉन के, अगर ये वाला ऊपर इसको नहीं ना भेजना, इससे कंफ्यूज हो रहे हो के अपॉन एम से, तो ये डायरेक्ट इधर ही कर लो, ये वाला फॉर्मूला आप समझ आ गया ना यहां से, कि ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ के इक्वल होता है ना, ये देखो ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ, तो यहां से ओमेगा 2 पाई अपॉन टी आ गया, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड ही निकालना है, ओमेगा की जगह पे एम अपॉन के, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अपॉन में एम अपॉन में के। तो अब वैल्यूज पुट कर लें, 2 पाई अपॉन में एम की वैल्यू कितनी है, मैथ्स 2 kg का, नीचे के स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 200 का, तो ये इससे कैंसिल होकर 1/100 आ गया ऐसे ही। और 1/100 का क्या बन गया, 1/10, तो 2 पाई डिवाइड बाई 1/10, दैट विल बी इक्वल टू 0.628 अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज रेज टू अ हाइट ऑफ इतने, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते हो mgh होती है, मास 5 kg का, ग्रेविटी 9.8, हाइट कितनी है 10 मीटर। ये 10 इससे कैंसिल हो गया, अब 98 इसको 10 ही मान लो, तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये कितना बनेगा, 98 को 5 से करो, 40, 0, 4, 45 या 49, तो 490 जाउल। 490 जाउल किधर है, सी ऑप्शन में है। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी इतने, द मैक्सिमम हाइट रीचेस। मैक्सिमम हाइट को आप लोगों ने बताना है, तो उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन को यूज कर लेंगे, वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो जब बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और एक्सीलरेशन की वैल्यू मैं 10 लूंगा, तो ये वी एफ तो जीरो हो गई। अब बॉडी को अपवर्ड फेंका गया तो उसका जी माइनस में आ जाएगा, साथ डिस्टेंस एस आ गया, और ये जीरो, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 है, तो स्केयर है तो 20 × 20 लिख लेंगे। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 × 10 = 20, तो 20s = 400 आ गया। उसके बाद s = 400 डिवाइडेड बाई 20, 22 × 0, तो 20 मीटर की हाइट आ गई। थर्ड इक्वेशन सिंपल लगाई। उसके बाद है आपके पास, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अ रेस्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसको बताता है, ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि एनर्जी कंजर्व रहेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, कि जितना किसी सिस्टम को हीट दोगे वो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के इक्वल होगा। उसके बाद है आप लोगों के पास, एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नो इंजन बिटवीन 127 और 27, इट्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम निकालेंगे 1 - T2 अपॉन में T1, तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस T2 कितना है 27 डिवाइडेड बाई 127। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जनाब, इसको अगर केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाए, तो 127 हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 1/1 माइनस 27 में 273 ऐड कर लीजिए, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 300, और नीचे वाला हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 400। ओके, एलसीएम ले लीजिए, 400, 400 माइनस 300, 100/400 यानी 1/4, ऐसे ही है ना। ये कितना बन गया, 100 डिवाइडेड बाई 400, 0 0 से कैंसिल, तो 1/4 बन गया। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 25%।
ऐसे ही है ना, 1/4 25% के इक्वल होता है। अगर 1/4 में एक और 1/4 ऐड कर दो तो ये हाफ बन जाता है। हाफ में एक और हाफ ऐड कर दो तो ये पूरा कंप्लीट बन जाता है। तो ये 1/4 क्या है, 25। ये ऐड करो 25। ठीक है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेसेस इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट। स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस इनफाइनाइट। फिर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 273.16 केल्विन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के 2 पॉइंट चार्जेस Q1 माइनस क्यू आर प्लेस एट अ डिस्टेंस डी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो ये कहीं पे भी इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वेपर होता है। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है, ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे भी। तो बोथ बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। फिर है द कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज। कैपेसिटेंस क्या होती है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो कैसे बढ़ा सकते हो, इंक्रीजिंग द एरिया प्लेट ऑफ द एरिया, यानी एरिया ऑफ प्लेट, यानी ये चेक कर सकते हो इस एरिया को ज़्यादा कर दो तो हमारे पास ये कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी। फिर है द फोर्स ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन। एंगल कितना होगा, फोर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर वो होती है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। तो ये फोर्स का मैक्सिमम होगी जब एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो साइन ऑफ 90 कितना होता है, 1 होता है। तो एफ विल बी इक्वल टू आई एल बी। गॉट इट। उसके बाद आ गया हमारे पास जनाब, द स्पीड ऑफ ए साउंड इन एयर इज इतना, वेवलेंथ ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी इज, यानी वेवलेंथ ऑफ साउंड हम लोगों ने निकालना है। एज वी नो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेवलेंथ को निकालना चाहते हो तो वी अपॉन में एफ आ गया। वी स्पीड कितनी है 340, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000 की। तो ये बन गया 0.34 मीटर, या आप इसको 34 सेंटीमीटर कह लो। तो 34 सेंटीमीटर भी है और 0.34 मीटर भी है, तो बोथ ए एंड सी विल बी राइट ऑप्शन। तो एक ही ऑप्शन हाईलाइट करेंगे जो कि डेल्टा ऑप्शन है। ठीक है, सब ऑप्शन को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन, स्टेशनरी वेव्स कब बनती हैं, जब हमारे पास क्या हो, टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड। अच्छा, स्टेशनरी वेव्स ना वेव्स नहीं होती, ये सुपर पोजिशन होता है। सुपर पोजिशन क्या होता है, जब दो वेव्स मिलें। सुपर पोजिशन बेसिकली समझो, सुपर पोजिशन तीन तरह के होते हैं। एक सुपर पोजिशन होता है इंटरफेरेंस, जिसमें दो वेव सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी की ओवरलैप करती हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव बनता है। एक सुपर पोजिशन होता है बीट्स, जिसमें दो वेव्स होती हैं सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, स्लाइटली डिफरेंस होती है फ्रीक्वेंसी में, जितना फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है उतनी बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। और नंबर थर्ड पे होती है स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव्स को स्टैंडिंग वेव कहते हैं। और ये स्टेशनरी वेव्स डज नॉट स्टेशनरी वेव डज नॉट कैरी एनर्जी, ये एनर्जी को कैरी नहीं करती क्योंकि ये वेव्स नहीं है, ये सुपर पोजिशन है। तो इनके बारे में याद रखो, ये सेम फ्रीक्वेंसी की एम्पलीट्यूड ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अ वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ रीजन बाउंड्री, ये भी ठीक है। तो बोथ ए एंड सी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो सबको हाईलाइट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ए को हाईलाइट किया जाएगा। वॉट इट। उसके बाद है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बीट्स आर प्रोड्यूस बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। जब दो वेव्स हों दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क हो। एक है फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्स की, एक फ्रीक्वेंसी है 194 हर्ट्स की। तो छह फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तो बीट्स भी कितनी प्रोड्यूस होंगी, सिक्स प्रोड्यूस होंगी। जितना फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है उतनी होगी। मान लो एक पी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 212 हर्ट्स, एक क्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्स। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्यू की वजह से बीट्स कितनी होंगी, आपने कहना है जीरो। क्यू की वजह से नहीं, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना उस ट्यूनिंग फोर की वजह से बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वो कितनी होंगी, 12 तो होंगी, लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू पी की वजह से वो 12 होंगी। हाँ, पेपर में अगर वो नहीं कह रहा कि पी की वजह से कितनी है, क्यू की वजह से, वो सिंपल कह रहा है हाउ मेनी बीट्स विल प्रोड्यूस, तो वो आपने 12 पे टिक करना है। तो बीट्स क्या है, बीट्स वो फिनोमिना है जिसमें हमारे पास स्लाइटली डिफरेंस आ जाए। स्लाइटली डिफरेंट कहाँ पे है, अल्फा ऑप्शन में है। उसके बाद है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक की हमारे पास कितनी होगी, सेकंड हार्मोनिक के लिए
2 × 100 कर लेंगे तो वो 200 हर्ट्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गई, सी ऑप्शन। उसके बाद है फिनोमिना ऑफ डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट शोज दैट लाइट वेव्स। डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या शो करता है कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स, ये किसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, तीन फिनोमिनास, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है, कॉम्पटन इफेक्ट भी, पेयर प्रोडक्शन भी। ये तीनों फिनोमिना शो करते हैं लाइट की पार्टिकल नेचर को। ये तीनों फिनोमिना शो करते हैं लाइट की पार्टिकल नेचर को। गॉट इट। ये लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करते हैं तीनों फिनोमिना। 100% क्लियर हुआ। ये तीनों फिनोमिना लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं। उसके बाद द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इतनी है, टाइम टेकन इतना है। द सब्सटेंस टाइम टेकन आप लोगों ने बताना है। ओके जी। टाइम टेकन हम बताएंगे कि अगर 75% वो डिके हो रहा है तो वो हमारे पास, इसका मतलब है 25% रिमेनिंग है। आफ्टर 1 हाफ लाइफ वो 10 ईयर पे आएगा। तो 50, यानी दूसरी हाफ लाइफ के बाद वो 20 साल पे आ जाएगा। तीसरी के बाद, दूसरी के बाद वो किस पे आ जाएगा, 20 ईयर्स लगेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या बना, 20 ईयर्स। यानी एक हाफ लाइफ उसकी 10 साल है, तो दूसरी हाफ लाइफ कितनी होगी, दूसरी हाफ लाइफ वो 20 साल। ऐसे ही, और 20 साल में आधा रह जाएगा, यानी 25% और 25%, 50%। तो 20 ईयर्स विल बी द राइट ऑप्शन। फिर आइंस्टाइन मैथ्स एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, हेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इट इज व्हाट, दैट वैल्यू इज ई, एच इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 to the - 34 जूल सेकेंड। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है, कैथोड रे की, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर एन यू टेक एंड गेम, और मैं आपको पूरा गाइड कर दिया। अब अल्लाह पाक से दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अपने रिजल्ट को आके मुझे लाजमी बताना है कि आपका रिजल्ट कितना आया एन यू टेक में। जैसे ही आएगा, very best wishes for all of you who are going to take NU Tech 2026 for fall admission। NU Tech का जो आप लोगों का, NU Tech का जो आप लोगों का NUET होने जा रहा है, सेकंड या थर्ड देना या फोर्थ देना तो बेहतरीन है। एक एंड गेम मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी 2025 में, उसको भी देख लो। बाकी तमाम बच्चों को अब फिर खैराबाद जी, NU Tech वाले बच्चों को इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।